अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और हम आज बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए भयावह संक्रमण की। पूरे देश में इस वक्त कोरोना की जबरदस्त लहर आई हुई है और ये दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा अधिक खतरनाक, पहले से कहीं अधिक जानलेवा, पहले से कहीं तेज रफ्तार के साथ इस संक्रमण को बढ़ाने वाली डरावनी लहर है ये, और इसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। और कल का जो डेटा है वो भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर माना जाना चाहिए। 1 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना वायरस के केसेस भारत के भीतर मिले हैं। ये सेकेंड पीक कोरोना पर पहले हमारे किए गए त्याग, परिश्रम और बलिदान को व्यर्थ कर गई। साल भर तक किस तरह से भारत के लोगों ने कोरोना वायरस का कहर झेला, और जब हम ये मानकर चल रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया और हम बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए, पूरी ताकत से इस वायरस ने दोबारा हमला किया। यह हमला इतना खतरनाक है बहनों भाइयों कि इस बार आपको अस्पताल जाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तमाम लोग आइसोलेशन में ही मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई, पता भी नहीं चला। इस बार लक्षण भी पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग हैं। इस बार का कोरोना साइलेंट किलर के रूप में निकलकर सामने आया है। अचानक आपकी सांसें कब थम हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बुखार, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, अत्यधिक थकान, यह सब कोरोना के नए लक्षण के रूप में सामने आया है। और आश्चर्य का विषय है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिनको डबल डोज भी मिल चुकी है, वो भी कोरोना के इन्फेक्शन के शिकार हैं। यानी कोरोना का नया वेरिएंट इस वैक्सीन पर काम नहीं आ रहा है, अब यह स्पष्ट हो चुका है। और अगर आ भी रहा है तो उसका प्रभाव कम है। इस वैक्सीन के सुरक्षा चक्र को तोड़कर भी यह वायरस आपके शरीर तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में जब हम सीमित जांच कर रहे हैं, प्राइवेट लेबोरेटरी में जांचें सीमित कर दी गई हो या प्राइवेट लेबोरेटरी में अधिकांश को बंद करा दिया गया हो जिला प्रशासनों द्वारा, उसके बावजूद 6000 केसेस उत्तर प्रदेश में आज रिपोर्ट हुए हैं, यानी पिछले 24 घंटे में। यह डेटा मैं आपको कल शाम तक का दे रहा हूं। 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह कंट्रोल्ड डेटा है, तब यह हालत है। मुर्दा घरों में कतारें लगी हुई हैं, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। अगर आप लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं, नोएडा में हैं, और ईश्वर न करे कि आपके किसी जानने वाले को कोरोना हो गया, तो मैं चुनौती देता हूं कि उसको भर्ती करा के दिखा दो, पसीने आ जाएंगे आपको। लखनऊ में तो बेड ही उपलब्ध नहीं है, वेटिंग बहुत लंबी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड अवेलेबल नहीं है। सरकार के रिकॉर्ड में बेड खूब उपलब्ध हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। और इस बार आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है ठीक हो या नहीं, पॉजिटिव हो गए हो घर पे रहो, सरकार को परेशान मत करो, सरकार अभी व्यस्त है। तो जनता क्या करे? तो इस बार का जो संक्रमण का विस्तार है, सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, आप भी दोषी हैं, समाज भी दोषी है। हमारी बेपरवाही, हमारी लापरवाही और हमारी निर्लज्जता, हमारी अगंभीरता। एक समाज के रूप में हम कितने अगंभीर हैं, कितने सेंसलेस हैं हम लोग, इस वायरस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। आप किसी से कोरोना का जिक्र करिए, वो आपसे झगड़ा करने लगता है, लड़ने लगता है, बुरा लगता है कि कोई कोरोना के बारे में बात क्यों कर रहा है। बाजार चले जाइए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, स्कूल कॉलेज देख लीजिए, और तो और हमारे नेताओं की रैलियां भी देख लीजिए। क्या किसी को किसी के जान की चिंता नहीं है? हम चुनाव भी करा रहे हैं, हम परीक्षा भी करा रहे हैं, हम स्कूल सरकारी दफ्तर खोल कर बैठे हुए हैं। तो पिछली बार आपने क्यों बंद कर दिया था? या तो पिछली बार आपने नासमझी की, लापरवाही की थी, सब कुछ बंद कर दिया था, या इस बार आप अनदेखा कर रहे हैं।
समस्या आपकी छाती पर आकर बैठ चुकी है और आप दोनों आंख बंद किए हैं, मुंह बंद और कान बंद है। ऐसा प्रतीत होता है इस भयानक विपत्ति से किसी को कोई वास्ता ही नहीं है। संक्रमण का हालत यह है कि कई लोग सिर्फ इसलिए तड़प कर मर गए घरों के भीतर क्योंकि उनको अस्पताल में एक बेड नहीं नसीब हुई। इसी लखनऊ में आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह वायरस कितना गंभीर है। 1 साल से आप में से सैकड़ों बार इसे सुन चुके होंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मास्क ही आपकी वैक्सीन है, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग ही आपकी वैक्सीन है, साबुन से हाथ धुलते रहना ही आपकी वैक्सीन है। कोशिश करिए कि कम से कम निकलना हो आपका, मत जाइए भीड़ भाड़ भरी जगहों पर, थोड़ा कंप्रोमाइज करिए क्योंकि सरकारों का रुख आपने देख लिया है। और जिनको कोरोना हुआ वो हॉस्पिटल जो किसी तरह भर्ती हुए, उनसे जरा एक बारी उनके अनुभव पूछ लीजिए। मैं पूरे यकीन और जिम्मेदारी से कहता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि कोरोना का मतलब क्या होता है। कितने लोगों ने अपने भाई खोए, अपनी बहन खोई, अपनी मां खोई, अपनी पत्नी खोई, अपना बेटा खोया, अपना पिता खोया है। परिवार के परिवार तबाह और बर्बाद हो गए हैं। काम धंधे की तो बात ही अलग है, लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। कब समझेंगे आप? बहुत से लोग कहते हैं कि आप रात में 8 बजे आते हैं और कोरोना पे डराते हैं। मैं डराता नहीं हूं, बताना चाहता हूं कि आप कितने असुरक्षित हैं। आने वाली पीढ़ियों को भी आपने असुरक्षित कर रखा है। नई पीढ़ी के लिए भी आपने एक ऐसा वातावरण बनाकर रखा है जहां पर अपनी जिंदगी को सुरक्षित तरीके से जी नहीं पा रहा है। उसके कारण हम और आप जैसे लोग हैं, समाज है, सरकार है और उत्तर प्रदेश की सबसे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है। जहां अगर आपको कोरोना हो गया, आप गंभीर हैं, अगर शोर सिफारिश है तब तो थोड़ी उम्मीद करिए कि बेड मिलेगी, वरना घर पे तड़पते रहिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कहता हूं सावधान रहो, इसलिए कहता हूं सतर्क रहो, इसलिए कहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, इसलिए रोज रात 8 बजे कहता हूं कि मास्क पहनो। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, यह मैं आपकी और आपके परिवार की भलाई के लिए कहता हूं, आपकी आने वाली नस्लों की भलाई के लिए कहता हूं कि मास्क पहनो, वही वैक्सीन है। चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल में और देख लीजिए क्या आलम है। दुनिया जब कोरोना को लेकर तरह तरह के नियम कानून का पालन करती है, खुद को बचने और बचाने की कोशिश करती है, हमें नियम और कानून तोड़ने पर गर्व की महसूस होती। और सिर्फ हम ही नहीं, सरकार और समाज भी यही कर रहा है। कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है। एक समाज के रूप में हम नाकाम हुए हैं इसको हैंडल करने में। 1 लाख से ज्यादा केसेस, हैरान करता है ये बताता है कि हमने पहले की घटना से सबक नहीं लिया, हम फेल हो गए हैं, सिचुएशन हम संभाल नहीं पाए और अब हालात दिनों दिन और बदतर हो रहे हैं। इसी बदतर हालात में हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं, सार्वजनिक समारोह भी आयोजित कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खोलकर बैठे हुए हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो मर रहे हैं, किनकी जिंदगियां खतरे में हैं, इसके बारे में कभी विचार हुआ? कभी किसी ने सोचा? जो रिसोर्स वाले लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पॉकेट और बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, उनको सब सुविधा उपलब्ध होगी। मरेगा कौन? वो जो गरीब है। मरेगा कौन? जो निम्न मध्यम वर्ग का है। मरेगा कौन? जो मध्यम वर्ग का है। मरेगा कौन? जो सैलरीड क्लास है। तो सावधान आपको रहना है। बड़े लोगों के लिए कोई खतरा नहीं होता है, उनके ऊपर ईश्वर भी मेहरबान है और लक्ष्मी जी भी मेहरबान है, धन्वंतरी भी मेहरबान है उन पे। सारी आफत आपके ऊपर है। तो मैं आपके हक की लड़ाई लड़ता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आप खतरे में हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सरकारों के भरोसे मत रहें कि जब वो कहेंगे हां समस्या आ गई तो आप कहेंगे हां हां समस्या आ गई। इस
मानसिकता से बचिए, अपनी भलाई आप स्वयं सोचिए कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वायरस बेहद खतरनाक हालात में पहुंच चुका है। हमें अगले 2 महीने बहुत सतर्कता, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहता, आपको कोई ज्ञान नहीं देना चाहता, सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए एक समाज के रूप में जो आप नहीं कर रहे हैं, एक सरकार के रूप में जो आप नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में जो उपलब्ध नहीं है। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं एक डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। वैक्सीनेशन को द्रुतिगत से करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। ये सरकार तो अभी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। अब चुनाव से फुर्सत मिले तब तो देश की जनता के जान जीवन की रक्षा कर सके। पूरे देश में चुनाव करा दो तो कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव है, केरल में कोरोना नहीं, बंगाल में कोरोना नहीं, आसाम में कोरोना नहीं, अगर कोरोना को भगाना है तो पूरे देश में मध्यावधि चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाएगा। इस बार हमने देखा कि यंग पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, तो प्रेग्नेंट फीमेल, बच्चे और ये यंग अडल्ट, ये जो चेंज हुआ है प्रोफाइल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हमने काफ़ी तैयारी की है। बेड्स भी दिल्ली सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने हमें आदेश दिया है, तो हमने 1000 बेड हमने बढ़ा दिए हैं। अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। नाउ पेशेंट का सर्ज इतना ज़्यादा है कि हमारे ऑलमोस्ट बेड फुल हैं और अभी भी हमारे पास वेटिंग में इमरजेंसी में पेशेंट्स हैं। हमारे पास कॉल्स बढ़ गई हैं बेड की रिक्वायरमेंट के लिए, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोग काफ़ी आ रहे हैं। हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी भी ओवरलोडेड हो गई है। 3 डॉक्टरों के बयान सुनाए। एक बता रहे हैं कि इस बार बूढ़े या बुजुर्ग लोग नहीं हैं, इस बार यंग हैं, बच्चों को संक्रमण हो रहा है, आपके बच्चों को संक्रमण हो रहा है, आपके बेटों को, आपके भाइयों को संक्रमण हो रहा है। और सिर्फ इन्हीं को नहीं हो रहा है, केजीएमयू में वाइस चांसलर समेत 40 डॉक्टर अब तक पाए गए हैं। न जाने कितने और होंगे जिनकी जांच चल रही है, अभी पता चलेगा। तीसरी डॉक्टर कह रही कोई बेड अवेलेबल नहीं है, कितनी भी बढ़ा दी गई हो, वेटिंग इमरजेंसी में मरीज पड़े हुए हैं।